हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन रहने वाला है वो है अपना इलेक्ट्रिशियन हैंड टूल्स के बारे में, जो कि हर एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो सेशन है स्टूडेंट्स, चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में उठा के देख लो या डेली लाइफ में उठा कर देख लो, बहुत ही अपने काम आने वाला है। इस सेशन के अंदर अपने बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिनके बारे में बात करेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, अपने ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करते। सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स, आपके सामने टूल्स दिखाए गए हैं जिनको 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है हैंड टूल्स, दूसरी कैटेगरी है पावर टूल्स और तीसरी है मेजरिंग टूल्स। हैंड टूल्स जैसे कि आप लोग देखते हो हैमर, स्क्रू ड्राइवर वगैरह होते हैं। पावर टूल्स वो होते हैं जो सप्लाई से चलते हैं, जैसे कि ड्रिल हो गई या फिर अदर पावर कटर वगैरह हो गए। मेजरिंग टूल्स कैंडिडेट वो होते हैं जो किसी भी अननोन जो अपने पास में कोई वैल्यू होती है उसको मेज़र करने का, लाइक स्टील रूल या फिर ट्राई स्क्वायर, ये सारे जो होते हैं ये सारे टूल अपने पास से मेजरिंग टूल में आते हैं। इसी कैटेगरी में स्टूडेंट्स अपने पास सबसे पहले जो हैंड टूल में नंबर 1 पर आ रहा है वो है कॉम्बिनेशन प्लायर। हिंदी में इसको सम्मुख प्लायर भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, कॉम्बिनेशन प्लायर जो है या कोई भी अपने पास जो आप टूल्स पढ़ेंगे उन सबको, उनमें 2 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट होती है। पहली चीज़ तो ये कि उनका जो निर्धारण है, यानी उनको किस हिसाब से रेटेड किया जाता है, और दूसरा उनका मेन जो एप्लीकेशन है वो क्या है। यही चीज़ें जो हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन में पूछी जाती है, और कन्फ्यूज़ करने वाली बातें भी यही होती है। आपको इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होना है। जो आपके पास प्लायर होते हैं, जिसमें सबसे पहला प्लायर आपके सामने आ रहा है कॉम्बिनेशन प्लायर है। ये कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि यहाँ यह प्लायर बहुत से काम कर सकता है, जैसे कि किसी भी वायर को काटना या फिर छीलना या फिर इंसुलेशन उतारना या रिंच का काम, ये सारे काम जो ये अकेला प्लायर कर सकता है, इसलिए अपने इसको कॉम्बिनेशन प्लायर भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, कॉम्बिनेशन प्लायर जो होता है स्टूडेंट्स मेनली वो किस एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है उसका मैंने यहाँ पर लिखा। और जैसा कि आपको ये कॉम्बिनेशन प्लायर दिख रहा है, इसके अंदर आप लोगों को साइज़ दिया गया है। तो ये साइज़ जो है वो 100 और 200 mm के अंदर इसको रेटेड किया जाता है। और मेन जो इसका एप्लीकेशन होता है स्टूडेंट्स, वो मेन जो है किसी भी वायर को काटना या छीलना या फिर किसी चीज़ को पकड़ करने के लिए जो है कॉम्बिनेशन प्लायर का यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ कॉम्बिनेशन प्लायर के कुछ आपको पार्ट्स भी दिखाए गए हैं, जैसे कि हैंडल है, ग्रिप है या फिर कटर है। उसके अलावा जो इसके जो आपको दिखाए गए हैं ये कॉम्बिनेशन प्लायर है स्टूडेंट्स। इसके बाद जो नेक्स्ट अपने पास आ रहा है वो अगला प्लायर है स्टूडेंट्स। तो देखिए, अगला जो टूल है अपने पास वो है फ्लैट नोज़ प्लायर। ये नोज़ प्लायर का एक प्रकार है जिसमें इसकी नोज़ आप देखोगे तो आपको फ्लैट टाइप दिखाई दे रही है। ये जो प्लायर होता है ये मेनली 100 mm, 150 mm और 200 mm साइज़ में जो है वो बनाया जाता है। और इसका मेन जो यूज़ होता है स्टूडेंट्स वो होता है चपटी प्लेटों या वस्तुओं को पकड़ने के लिए, यानी बहुत कम जगह जहाँ पर होती है वहाँ पर, या फ्लैट जो अपने पास कोई भी मेटल है या फिर कोई मान लो अपने पास चादर है लोहे की, उनको पकड़ने के लिए ये मेनली यूज़ होता है। इलेक्ट्रीशियन के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स। ये आपके सामने है फ्लैट नोज़ प्लायर। नोज़ प्लायर और भी बहुत प्रकार के होते हैं जिनके बारे में अपने जानेंगे नेक्स्ट आगे। अगला जो आपके पास है टूल है वो आता है स्टूडेंट्स। तो देखिएगा आप। तो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने राउंड नोज़ प्लायर है। एक और बात स्टूडेंट्स, जो प्लायर अपने पास होते हैं जिसमें नोज़ प्लायर की अपने बात कर रहे हैं, ये 2 टाइप के हो सकते हैं आपके पास। एक तो शॉर्ट नोज़ हो सकता है और एक लॉन्ग नोज़ हो सकता है, ठीक है। ये जो आपको मैंने जितने भी प्लायर अभी दिखा रहा हूँ ये लगभग शॉर्ट नोज़ ही हैं। ये जो राउंड प्लायर आपको दिख रहा है ये भी शॉर्ट नोज़ राउंड प्लायर ही है आपके पास में, जो मेनली 100 mm, 150 mm और 200 mm के लिए डिज़ाइन किया जाता है। और इसका मेन काम हो जाता है तार के हुक या लूप बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जो राउंड नोज़ प्लायर आपको दिखाई दे रहा है ये लॉन्ग नोज़ में भी आता है और छोटा होता है आकार के अंदर, मेनली 100 mm, 150 mm ज़्यादा यूज़ होता है। नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है वो है कटिंग प्लायर। इसको कटिंग प्लायर या साइड कटिंग प्लायर भी बोलते हैं, कई बार इसको डायगोनल प्लायर या विकर्ण प्लायर भी बोल देते हैं स्टूडेंट्स। देखो, ये डायगोनल प्लायर इसको लिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लगभग जो है अपने ये कह सकते हैं 45 डिग्री के एंगल पर कट मारता है या कट लगाता है। और ये भी 100 mm और 150 mm के आकार में डिज़ाइन किया जाता है। देखो स्टूडेंट्स, कई बार क्या करते हैं, कई बच्चे बोलते हैं कि कटिंग प्लायर से वायर को छीलने का काम भी किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कटिंग प्लायर केवल 4 mm से कम व्यास वाली तांबे और एल्यूमिनियम की वायर को काटने के काम में आता है। इससे आप स्टील की वायर नहीं काटेंगे, अन्यथा इसकी कटिंग एज जो है वो ख़राब हो जाती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो नेक्स्ट अपने पास में है
क्रिम्पिंग प्लायर, एक जो प्लायर जो होते हैं, कोई भी प्लायर है उसको यूज़ करने से पहले उनकी कुछ सेफ्टीज़ है वो भी अपने को ध्यान में रखनी है, उसको अपने बाद में बात करेंगे। अभी अपने सामने दिखाई दे रहा है क्रिम्पिंग टूल्स। ये क्रिम्पिंग टूल जो आपको दिखाई दे रहा है ये वायर के जो जोड़ होते हैं या एंड ऑफ वायर्स जो होती हैं उनके ऊपर थंबल्स और लग्स लगाने के लिए जो है वो काम में आता है। स्टूडेंट्स, देखा होगा आपने कभी काफ़ी जगह पर अपने जो टर्मिनल्स कनेक्ट करते हैं वहाँ पर आपने वी आकार में या यू आकार में थिम्बल्स देखे होते हैं, उनको लगाने के लिए ये काम में आता है। नेक्स्ट अपने पास में है, नेक्स्ट देखो अब बात करेंगे स्टूडेंट, मैंने आपको जैसा कि बताया था कोई भी आपके पास में हैंड टूल्स है उसमें उसको यूज करने से पहले आप लोगों को उसकी सेफ्टी प्रिकॉशंस ज़रूर पता होनी चाहिए। प्लायर्स भी जो है उनकी भी कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस है जिनको अपने ध्यान में रखना होता है यूज़ करने से पहले। जैसे कि मान लो कोई भी प्लायर है उसको टाइम टू टाइम ऑयलिंग की ज़रूरत होती है ताकि वो जो उसका मूविंग सिस्टम है वो ख़राब ना हो। दूसरा, जो प्लायर होते हैं उनको कभी भी हैमर की तरह यूज़ नहीं लिया जाना चाहिए, यानी कि किसी भी प्रकार की आप लोग जो किसी को पीटने का या फिर मान लो किसी ब्लॉक को ठोकने का जो काम करते हैं वो आप उससे बिल्कुल भी नहीं लेंगे प्लायर से। तो ये प्लायर की कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस है जिनको अपने को ध्यान रखना है। उसके अलावा और भी बहुत सी सेफ्टी प्रिकॉशंस होती हैं, हर एक आपका जो टूल है उसकी सेफ्टी प्रिकॉशन है। अपने जैसे जैसे टूल्स पढ़ेंगे वैसे वैसे सेफ्टी प्रिकॉशंस भी पढ़ते जाएंगे स्टूडेंट्स। स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर की अपने बात करते हैं स्टूडेंट्स। स्क्रू ड्राइवर भी इलेक्ट्रीशियन के अंदर एक बहुत ही महत्व रखने वाला औजार है जो बहुत ही ज़्यादा यूज में आता है। देखो, स्क्रू ड्राइवर जो होता है इसको हिंदी में पेचकस बोलते हैं और स्क्रू ड्राइवर का मेन जो काम होता है वो सभी को पता है, किसी भी प्रकार के पेच को खोलना या बंद करना होता है। स्क्रू ड्राइवर का जो निर्धारण है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है डीएमआरसी या डीआरडीओ किसी में भी, तो पूछा जाता है इसका निर्धारण किस बेस पे किया जाता है। इसका जो निर्धारण है वो इसकी सेंक या जिसको ब्लेड कहा जाता है उसकी लंबाई मोटाई के आधार पर किया जाता है, जैसा कि मैंने आकार में लिखा हुआ है। ऊपर पार्ट्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं, एक स्क्रू ड्राइवर के हैंडल है, शेंक है, टिप है, ब्लेड है। तो स्टूडेंट्स देखो, इसमें आकार की अगर बात करें तो 75 mm जो शेंक की लंबाई है, 0.4 mm जो है उसकी टिप है और 2.5 mm जो है वो शेंक की मोटाई है। तो यानी कि लंबाई, टिप की मोटाई और इस पूरे शेंक की मोटाई का जो है वो तीनों का मल्टीपल इसमें दिया गया है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं स्टूडेंट। आगे अपने पास है फेज टेस्टर, जिसको नियॉन टेस्टर भी कहा जाता है। मेनली देखो, फेज टेस्टर का काम जो होता है वो सभी को अपने ने देखा हुआ है, हर एक लाइनमैन के पास ये होता भी है और इसका मेन काम जो होता है वो है किसी भी लाइन के अंदर फेज की जांच करना। ये सिर्फ इंडिकेट कर सकता है लेकिन वैल्यू नहीं बता सकता आपको कि कितनी वोल्टेज उसके अंदर चल रही है। फेज टेस्ट जो है आप देख रहे हो कि मेन काम जो मैंने आपको बता दिया है और इसका निर्धारण 100 से 250 वोल्ट या मैक्सिमम 250 वोल्ट के लिए किया जाता है। फेज टेस्टर के मेन पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, इसमें एक रेजिस्टेंस का यूज किया जाता है, बीच में एक नियॉन लैंप लगा हुआ है और पीछे की तरफ इसका अर्थ पॉइंट है जो कि एक मेटल का पॉइंट होता है। और आपको डायग्राम में दिखाया भी गया है किस तरीके से ये काम कर रहा है और इसके अंदर जो नियॉन लैंप है वो प्रकाशित भी हो रहा है जब आपके पास फेज इंडिकेट होगा तब, अन्यथा ये इंडिकेट नहीं होगा। मिनिमम ये 90 वोल्ट पर ऑपरेट हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास जो औजार है वो है हैमर यानी हथौड़ा। देखो स्टूडेंट, हथौड़ा जो होता है उसको डिफाइन किया जाता है उसकी पिन के हिसाब से। सबसे पहले जो आपके पास दिखाई दे रहा है वो है बॉल पिन हैमर, जिसके डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ऊपर की तरफ पिन है, नीचे फेस है, चिक है, नेक है और हैंडल है। ठीक है, इसके अलावा आई होल एक पार्ट और होता है जिसके अंदर इसके जो वुडन हैंडल है उसको टाइट किया जाता है। दूसरी तरफ आपके पास दिख रहा है क्रॉस पिन हैमर, जो कि कोनों में कील ठोकने के काम आता है। इधर जो आपके पास जो हैमर दिखाई दे रहा है ये कील ठोकने और फलक यानी कि चदरों को मोड़ने का काम भी आता है। ये क्वेश्चन डीएमआरसी 2020 में भी पूछा गया था कि बॉल पिन हैमर का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो वहाँ पर जो उत्तर सही माना था डीएमआरसी ने, वो माना था फलकों को मोड़ने के लिए बॉल पिन हैमर का मेनली यूज किया जाता है। दूसरी साइड आपके पास क्रॉस पिन हैमर दिखाई दे रहा है जिसको कोनों में कील ठोकने के लिए यूज किया जा रहा है, शो भी किया जा रहा है। नेक्स्ट दो प्रकार के हैमर और है स्टूडेंट्स, जिसमें पहला है स्ट्रेट पिन हैमर और दूसरा है क्लो हैमर या कला हैमर भी इसको बोलते हैं। स्ट्रेट पिन हैमर आपको दिखाई दे रहा है, इसकी पिन जो है हैंडल के साथ बिल्कुल स्ट्रेट रहती है, इसलिए इसको स्ट्रेट पिन हैमर कहा जाता है और वी शेप में ये काम, वी शेप में कील ठोकने या के अदर काम में इसको यूज लिया जाता है। क्लो हैमर का यूज आप दिखाई दे रहा है आप लोगों को, कील ठोकने और कील को उखाड़ने के लिए दोनों के लिए काम में लिया जाता है कला हैमर। नेक्स्ट औजार आपके सामने है चीजल, जिसको छेनी कहा जाता है। देखो स्टूडेंट, चीजल एक तो आपको याद रखना है हाई कार्बन स्टील की बनी होती है और चीजल जो है उनको दो हिसाब से बांटा जाता है।
एक फर्मर चीज़ल होती है और एक होती है आपके पास में कोल्ड चीज़ल। कोल्ड चीज़ल जो होती है वो हैवी मेटल्स को काटने के काम आती है, जबकि फर्मर चीज़ल जो है वो वुडन के लिए भी यूज़ हो जाती है और मेटल के लिए भी यूज़ हो जाती है। जैसा कि आपको डायग्राम फर्स्ट में है, आपको फेस दिखाया गया है एक चीज़ल का ऊपर से, जो कि हेक्सागोनल फेस इनका होता है फेस। बाकी इनके कट के हिसाब से आपके सामने अलग अलग चीज़ल दिखाई गई है, जैसे कि एक आपके साथ फ्लैट है, फिर क्रॉस कट है, फिर आपके पास में देखो राउंड में है, फिर डायमंड कट है। तो अलग अलग इनके यूज है। चपटी छेनी जो है उसका उपयोग बड़ी दांतों की सतह को साफ करने के लिए किया जाता है, और जो हाफ राउंड जो आपके पास है उसको वक्र क्षेत्र काटने के लिए काम आता है। डायमंड चीज़ल का उपयोग जो है वो कॉर्नर को साफ करने या कोनों की सफाई में काम करते हैं। और क्रॉस कट चीज़ल जो होती है उसका यूज जो है वो चाबी जो है या कोनों को काटने में किया जाता है। लास्ट एक चीज़ल आपको और दिखाई दे रही है, जिसको अपने पॉइंट चीज़ल भी बोलते हैं, जिसको पंच भी बोल देते हैं, यानी कि पंचिंग के लिए इसका नॉर्मली अपने यूज ले सकते हैं। देखो चीज़ल कोई भी है, ये एक प्रकार का कटिंग औजार है। कटिंग औजार इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अनयूज्ड पार्ट जो होता है किसी भी मेटल का या फिर वुडन का, उसको काटने के या लिए काम में ली जाती है जो भी चीज़ल है। चीज़ल जो फर्मर चीज़ल होती है स्टूडेंट्स, उसके ऊपर हैंडल की अपने को ज़रूरत पड़ती है। उसके ऊपर एक उन्होंने सेलुलोड या लकड़ी का हैंडल लगाना पड़ता है, जिससे हैमर की चोट उसकी जो नेक है उस पर ना लगे। जबकि फर्मर चीज़ल का फेस सीधा हो, हेक्सागोनल फेस होता है, जो सीधा काम में लिया जा सकता है। और अगला औजार है स्टूडेंट्स अपने सामने जो फाइल है फ्रेंड्स, फाइल जो है उसको रेती भी कहा जाता है। मेनली फाइल भी एक प्रकार का कटिंग औजार है, जो अनयूज्ड या फिनिशिंग के लिए या फिर जो अपने पास में एक्स्ट्रा जो मटेरियल होता है उसको कट करने के लिए, साफ़ करने के लिए यूज़ की जाती है। फाइल जो है उसके मेन पार्ट्स अपने सबसे पहले देखेंगे। जैसे सबसे पहले आपके सामने हैंडल है, हैंडल को जो टैंग है उस पर टाइट करने के लिए फेरुल का यूज़ किया गया है, जो कि एक आयरन का छोटा टुकड़ा होता है। फिर देखो शोल्डर्स हैं जो आपकी फाइल है, उसके बाद में हील है, जो खाली स्पेस रखा जाता है फाइल के अंदर, उसको हील कहा जाता है। उसके अलावा एज है, जो साइड का किनारा है। फेस है, जो सामने का ऊपर वाला भाग है। और जो लास्ट वाला पार्ट जो होता है उसको टिप कहा जाता है या पॉइंट उसको कहा जाता है। ये जो आपके पास में फाइल्स होती है स्टूडेंट्स, ये दो मेनली पार्ट्स में कैटेगराइज की जाती है। पहला पार्ट जो कैटेगराइज किया जाता है वो किया जाता है इसके कट के बेस पर, यानी सिंगल कट, डबल कट, रास्प कट या इसके हिसाब से। और दूसरा इनको डिज़ाइन किया जाता है इनकी शेप के हिसाब से, जैसे कि आपने नाम सुना होगा या पढ़ा भी होगा, या मैं भी पढ़ा दूंगा आप लोगों को। जैसे हाफ राउंड फाइल हो गया, राउंड फाइल हो गया, या फ्लैट फाइल हो गया, स्क्वायर फाइल हो गया, ट्रायंगल फाइल हो गया। दो हिसाब से इनका निर्धारण किया जाता है, एक कटिंग के हिसाब से और दूसरा जो है वो इसके मेनली क्या बोलते हैं। अभी देखो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने है, पहले शेप के आधार पर है और दूसरा कट के आधार पर है। शेप के आधार पर जो फाइल आपको दिखाई दे रही है उसमें देखो एक हाफ राउंड फाइल है नंबर 1 पर, नंबर 2 पर स्क्वायर फाइल है, नंबर 3 पर राउंड फाइल है जिसको गोलाकार रेंती भी कहा जाता है। फिर अपने पास फ्लैट फाइल है और फिर ट्रायंगल फाइल है। और इसी में दूसरी साइड आपको कट के हिसाब से दिया गया है, जिसमें आप देख रहे हो कि सिंगल कट में जो कट है वो 60 डिग्री कट होता है, डबल कट है, उसके बाद क्रॉस कट है, और फिर कवर्ड कट है, और फिर रास्प कट है। जिसमें रास्प कट पर क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया है। रास्प कट जो फाइल होती है ये मेनली जो खुरदरी सतह होती है या लकड़ी पर यूज होती है। और रास्प कट फाइल जो होती है, याद रखना स्टूडेंट्स, ये हमेशा हाफ राउंड शेप में बनाई जाती है। उसी प्रकार जो आपकी कवर्ड फाइल होती है ये भी हाफ राउंड शेप में ही बनाई जाती है, जबकि सिंगल कट और डबल कट हाफ राउंड में भी होती है और फुल राउंड में भी हो जाती है, और ये फ्लैट में भी हो जाती है और ट्रायंगल में भी हो जाती है। ये आपके पास में विभिन्न टाइप या डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल्स हैं स्टूडेंट्स, जो कि चित्र में बिल्कुल शो की गई है। देखो स्टूडेंट्स, हमने आपके लिए ये बहुत ही मेहनत करी है, तो मेहनत का जो फल है वो आप अपनी गुरु दक्षिणा के रूप में दे सकते हैं। इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा लग रहा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो या नहीं समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट में डाल दीजिए। हम उस पर भी एक वीडियो ज़रूर अपलोड करेंगे ताकि आपको वो टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट्स, अब तक जो टूल्स अपनों ने पढ़े हैं या अब तक जो अपनों ने औजार पढ़े हैं, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने बहुत मेहनत इस वीडियो में इसलिए करी है क्योंकि किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए विजुअल करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर विजुअल अपने किसी चीज़ को कर लेते हैं तो वो लंबे समय तक अपने को याद रहती है। इसीलिए यह वीडियो जो है मैंने क्रिएट की है सिर्फ आप लोगों के लिए। तो देखो स्टूडेंट्स, अपनों ने लगभग 5 से 6 औजार अब तक पढ़ दिए हैं मेनली। इसके बाद आगे के औजार जो है इसी क्रम में अपने पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इसी क्रम में अपने पास हैंडसा यानी कि हस्त आ रही। देखो स्टूडेंट्स, हैंडसा जो होती है वो कॉमनली अपने पास में 3 प्रकार की होती है, जिसमें वुडन सा, टेनन सा और हेक्सा होती है।
अपने पास दो आपके सामने है, वुडन सा और टेनन सा। वुडन सा जो होती है वो लकड़ी में काम आती है और टेनन सा भी लकड़ी में ही काम आती है। वुडन सा और टेनन सा दोनों की कटाई जो होती है वो पीछे की ओर होती है, यानी कि आप पीछे की तरफ इनको खींचोगे तो ये लकड़ी को काटती है। इनकी अगर निर्धारण की बात करें तो इनका निर्धारण जो है वो इनकी लंबाई के हिसाब से किया जाता है, ब्लेड की लंबाई के हिसाब से, जो कि वुडन सा और टेनन सा है। और अगर बात करें इनके अंदर, आप देख रहे हो कि एक लिखा हुआ है TPI। TPI का मतलब हो गया कि प्रति इंच में कितने दांते होते हैं। तो वुडन सा के अंदर प्रति इंच के अंदर 6 से 8 दांते होते हैं, जबकि टेननसो के अंदर जो ये दांतों की संख्या होती है ये 8 से 12 होती है। और अगर बात करें अपने पास ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर रैंक एंगल, ये 8 से 10 डिग्री और 60 से 63 डिग्री होता है वुडन सा और टेनन सा के अंदर स्टूडेंट्स। इसके बाद में आगे देखो अपने पास है हेक्सा। हेक्सा का यूज मेनली जो है मेटल की कटाई करने के लिए किया जाता है। और हेक्सा ब्लेड को लगाने के लिए सबसे पहले हेक्सा फ्रेम की अपने को आवश्यकता होती है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है। हेक्सा फ्रेम जो है उसके डिफरेंट पार्ट्स दिखाई दे गए हैं, जैसे कि आपके सामने हैंडल है, एडजस्टेबल स्क्रू है, विंग नट है, फ्रेम है, ब्लेड है और स्टड है। इसके अलावा इसके जो स्टड्स होते हैं उनके बीच में हेक्सा ब्लेड को टाइट किया जाता है, जिसमें 24 TPI होते हैं। 24 TPI का मतलब होता है प्रति इंच दांतों की संख्या जो है वो इसमें 24 होती है प्रत्येक इंच में दांते, या ऐसे बोल सकते हैं कि 25.4 mm, क्योंकि 1 इंच के अंदर अगर आप mm देखोगे तो 25.4 mm होते हैं। तो 25.4 mm में इसमें मैक्सिमम जो है वो आप देख रहे हो लगभग 32 दांतें हो सकते हैं। दूसरे साइड में आपको अलग अलग 25 mm के लिए अलग अलग दांतों की संख्या दी गई है। जैसे देखो 25 mm में 32 दांतें भी हैं, 25 में 24 दांतें भी हैं, 25 में 18 दांतें भी हैं और 25.4 में 14 दांतें भी हैं। यानी इनके अंदर जो है 1 इंच में 14 से 32 तक दांतें हो सकते हैं, जो आपकी हेक्सा होती है। और हेक्सा की जो कटाई होती है वो आगे की ओर होती है, क्योंकि हेक्सा जब चलती है किसी मेटल पर तो उस पर अपना जो शोल्डर होता है उसका फोर्स लगता है, इस वजह से इसकी कटाई आगे की ओर होती है। जबकि जो वुडन सा और टेनन सा उन्होंने पढ़ी थी उनकी कटाई जो है वो पीछे की ओर होती है। और इसके अलावा अगर हेक्सा की बात अपने करें तो हेक्सा की जो ब्लेड होती है उसकी लंबाई के आधार पर इनका निर्धारण किया जाता है। जैसे कि इसकी ब्लेड 6 इंच की भी आती है और 12 इंच की भी आती है। 1 फुट यानी 300 mm तक इसके ब्लेड का निर्धारण किया जाता है। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स अपने पास में सेंटर पंच। सेंटर पंच जो होता है वो एक प्रकार का मार्किंग टूल है जो शीट मेटल के लिए मार्किंग के काम में आता है। और सेंटर पंच का जो पॉइंट एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। इसी के जैसा एक पंच और होता है जो प्रिंग पंच कहलाता है और उसका जो पॉइंट एंगल होता है स्टूडेंट वो 60 डिग्री होता है। इसके बाद आगे जो सामने आपके टूल आ रहा है वो है स्क्राइबर। स्क्राइबर भी एक प्रकार का मार्किंग टूल है जो चदरों पर मार्किंग करने के लिए काम आता है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को ये एक प्रकार का ये स्क्राइबर ही है जिसकी 2 नोक है। उसके बाद स्टूडेंट आपके सामने आगे जो टूल है 13 नंबर पर वो आ रहा है पोकर एंड ब्राउडल। यहाँ पर 2 टूल आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से एक की जो टिप है वो आपको पिरामिड शेप में दिखाई दे रही है और एक की जो टिप है वो आपको राउंड शेप में दिखाई दे रही है। जिसकी टिप पिरामिड शेप में होती है उसको ब्राउडल बोलते हैं या ब्रोडल बोलते हैं, और जिसकी जो टिप है वो आपको गोलाकार दिखाई दे रही है, राउंड शेप में दिखाई दे रही है, उसको पोकर कहते हैं। इनका आकार 150 mm × 6 mm आता है, यानी 150 mm सिंक की लंबाई है और 6 mm इनका आगे जो पॉइंट है वो है, यानी कि इसकी टिप जो है उसका व्यास है। इसके अलावा इनका उपयोग जो होता है वो पायलट छिद्र बनाने में किया जाता है। पायलट छिद्र का मतलब हो गया कि मान लो आपको किसी कास्ट पर या लकड़ी पर एक स्क्रू टाइट करना है और वो स्क्रू टाइट करने के लिए आपको पहले एक पायलट छिद्र बनाना होगा, उसके लिए जो है वो पोकर का उपयोग किया जाता है स्टूडेंट्स। इसके बाद अपने नेक्स्ट टूल की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट टूल है आपके सामने जिमलेट। जिमलेट भी एक प्रकार का ऐसा टूल है स्टूडेंट जो कि किस कास्ट की वस्तुओं यानी लकड़ी की वस्तुओं पर छोटे छिद्र बनाने के काम में आता है। जिमलेट के अंदर आपको दिखाई दे रहा है ऊपर की ओर एक लकड़ी का हैंडल लगा हुआ है, जिसकी सहायता से आप इसको पेच की तरह स्क्रू टाइट करके और इसका फीडिंग स्क्रू जो है उसकी सहायता से ये छोटा छिद्र जो है सतह के अंदर बना देता है। इसके बाद कुछ छोटे छोटे और टूल है स्टूडेंट जिनको अपने फास्टली रिवाइज कर देते हैं। जैसे आपके सामने मेलेट दिखाई दे रहा है। मेलेट जो है उसका यूज जो है मशीन की एंड प्लेट खोलने के लिए यूज किया जाता है। ये पूरी तरह लकड़ी का बना होता है, यानी इसको लकड़ी का हथौड़ा भी कह सकते हैं या कास्ट का हथौड़ा भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स। तो अपनों ने जो आज टूल पढ़े हैं स्टूडेंट्स वो हर एग्ज़ाम के अंदर आने वाले हैं और काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट टूल भी हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्रमोट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार की और बहुत सी वीडियो जो हैं वो लेकर आएँ और आप लोगों को जो है ITI डिप्लोमा में जो भी टूल से रिलेटेड क्वारीज है वो सारी कंप्लीट कर दी जाएँ। थैंक यू स्टूडेंट्स, धन्यवाद। आज